नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अब लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक, क्लास 11th की एनसीईआरटी अब पढ़ेंगे। ठीक और ये देखिए, इस क्लास 11th की एनसीईआरटी में ना दो पार्ट मिलेंगे आपको। ठीक, इसमें एक तो होगा भौतिक भूगोल का, है ना, भौतिक भूगोल मिलेगा, और दूसरा मिलेगा भारत का भूगोल, है ना। मतलब ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। दो किताब इसमें है। ठीक, उसके बाद 12th की तो भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पहली किताब है, उसके बाद ये दूसरी किताब। तो पहले हम भौतिक भूगोल पढ़ लेंगे, उसके बाद ही भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अभी तक हमने ना सारी एनसीईआरटी लगभग ख़त्म कर दी हैं। जैसे 6 की, है ना, 7th की, 8th की, 9, है ना, 10th, ये सारी एनसीईआरटी जियोग्राफी की, है ना, जियोग्राफी की ये सारी एनसीईआरटी हमने पढ़ा रखी है। आप जा करके हमारे चैनल पर सभी क्लासेस की अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक चलिए, तो देखिए सबसे पहले ना आज हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इकाई 1 के बारे में ना, भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी ना 6 7 की या 10 तक, तो वो आपने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान के रूप में, है ना। किस रूप में पढ़ा है? सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ा है। अब यहाँ से इसके आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। मतलब अब क्या है कि थोड़ा और डीपली, थोड़ा और गहराई से हम भूगोल को समझेंगे। ठीक, तो देखिए अब पहला चैप्टर ही है आपका भूगोल एक विषय के रूप में, है ना। तो देखिए यहाँ से शुरू है आपका चैप्टर। ये देखिए, ये ना वैसे यूपीएससी के लिए या यूपीपीएससी के लिए या किसी स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बन रहा है ना। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं उसके लिए, लेकिन फिर भी हम अब पढ़ने से पहले भूगोल के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि क्या है। और आगे हम इस विषय के बारे में और डिटेल जब पढ़ने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या ज़रूरत है ना। वो सारी बातें ना इस चैप्टर में सिखाई गई हैं आपको। ठीक, देखिए जैसे अभी हमने बताई आपको कि आपने अभी तक माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन कैसे किया है? सामाजिक विज्ञान के रूप में किया है ना, सामाजिक विज्ञान के रूप में किया। ठीक, तो लेकिन अब क्या है ना कि ये पढ़ने से आपने क्या किया कि विश्व के विभिन्न भागों के उसके भौगोलिक तथ्यों से आप परिचित हो चुके हैं। और अब आप क्या होगा कि अब आप भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। मतलब कि माध्यमिक स्तर तक तो आपने जो भूगोल की पुस्तकें पढ़ी हैं वो सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ी हैं। ठीक, जिससे क्या हुआ है कि आप विश्व के और विश्व के विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, तथ्य हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। ठीक, अब भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ना है। ठीक, और इस स्वतंत्र विषय के रूप में आप पृथ्वी के भौतिक वातावरण, ठीक, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है भैया कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए ना, इसका क्या कारण है, भूगोल क्यों पढ़ें हम। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हम जिस धरातल पर रहते हैं ना, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। ठीक है ना। जैसे आप जिस धरातल पर रह रहे हैं ना, पृथ्वी पर रह रहे हैं, ठीक, तो अब वो जहाँ पर आप रह रहे हैं ना, वो वहाँ का जो वातावरण है, परिस्थान है, ठीक, अनेक रूपों में वो आपको प्रभावित करता है। ठीक, बहुत सारे, जैसे आप जहाँ पर रह रहे होंगे वहाँ ठंडी है या गर्मी है ना। मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, जिस तरीके से वहाँ का वातावरण होगा ना, उसी तरीके से वहाँ का कल्चर डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से वहाँ की संस्कृति डेवलपमेंट होती है, रहन सहन, खान पीन, है ना,
कपड़े, ये सब प्रभावित होते हैं जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के परिस्थान के आधार पर। ठीक, इसीलिए तो कि वहाँ का परिस्थान आपको प्रभावित करेगा। आगे देखिए हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर हैं, है ना। जहाँ आप रह रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप गंगा यमुना दोआब में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या है कि आपको फसलें उत्पादन करने के लिए मिल जाएगा, है ना। गेहूँ चावल अब सब खेती वगैरह वहाँ पर होती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पर पहाड़ी फसलें मिलेंगी आपको, है ना। या फिर अब जहाँ भी आप रह रहे हैं, किसी भी एरिया में रह रहे हैं, ठीक, तो वहाँ जो भी चीज़ें, वहाँ जो भी रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज पर आप पूरे तरीके से निर्भर होंगे, ठीक है ना। जैसे अब बहुत पहले क्या होता था, आदिम समाज में लोग भरण पोषण के लिए ना प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों पर निर्भर थे। जैसे क्या करते थे, वो पशुपालन करते थे ना, खाद्य पौधों पर आश्रित थे, ठीक। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, है ना, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, ठीक, प्राकृतिक संसाधन ना जैसे भूमि है, मृदा है, जल का उपयोग है ना करते हुए आहार उत्पादन, है ना, आहार उत्पादन प्रारंभ शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी बढ़ी इसकी, है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ने से बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुए। हमने अपने भोजन की आदतों में ना वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया है, ठीक। जैसे आप देख रहे ठंडी आ जाती है जैसे, तो अब क्या करोगे, आप स्वेटर वगैरह पहनने लगोगे, कोट वगैरह पहनने लगोगे, कान ढक के रखोगे। गर्मी आ जाएगी तो आप हल्के कपड़े पहनना पसंद करोगे, पतले कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करोगे। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है ना कि मौसमी दशाओं के अनुरूप आप समायोजित हो रहे हैं ना। हमारी आदतें भी ऐसे डेवलप होंगी। आदतें मतलब समझ लीजिए जैसे कि अगर ठंडी है तो आप चना वगैरह, मूंगफली वगैरह ना, भुना हुआ खाना, ये सब ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, है ना, ठंडियों के दिनों में। गर्मी के दिनों में ये सब नहीं खाएंगे, जूस पीना पसंद करेंगे, गन्ने का जूस पीना पसंद करेंगे। तो वही बात चीज़ें हैं ना, ये वही यहाँ पर कही जा रही है कि हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया है, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें घटना हो रही हैं आपके सामने, तो आपको इसीलिए ये सब जानने के लिए ही आपको भूगोल पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तात्पर्य है कि प्राकृतिक संसाधन, आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उनका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। देखिए, भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए, अगर आप भूगोल के छात्र हैं तो आपको पता होगा कि धरातल पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विभिन्नता है। जैसे अगर भारत को ही ले लें ना, तो भारत में अगर आप ये देख लीजिए कि जम्मू और कश्मीर में और केरल, कन्याकुमारी के जलवायु में बहुत डिफरेंस है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ लगभग सम तापमान है ना। भारत के मध्य भाग में देखेंगे, यहाँ पर मौसमी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखती हैं, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, है ना, बरसात वगैरह, ये सब चीज़ें आपको स्पष्टता दिखती हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के कल्चर में, मध्य भारत के कल्चर में और केरल, दक्षिण भारत के कल्चर में, है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो वही बात है कि आपको ना मतलब एक उत्सुक होना चाहिए ये सब चीज़ें जानने के लिए, जो धरातल पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो ऐसा क्यों है ना, ये जानना ज़रूरी है, ठीक। विविध प्रकार की भूमि, लोगों से आप पहले से ही परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखनी चाहिए आपको ना, ठीक। मतलब क्या हो रहा है कि अब आप भूमि से परिचय हैं, है ना, क्या कहते हैं, लोगों से परिचय हैं, लेकिन अब आप समझिए कि समय के साथ चीज़ें बदल रही ना, परिवर्तित हो रही हैं। तो उन परिवर्तनों को आप समझना पड़ेगा आपको, है ना। धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, भूमि की उर्वरता जैसे बदलती रहती है ना, लोगों का नया नया तरीका, नए नए फैशन, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो वो सब चेंजेज होते हैं ना, वो सब चेंजेज को आपको समझना चाहिए। तो भूगोल क्या है ना, भूगोल आपको विविधता समझने और समय एवं स्थान के, यहाँ देखिए, समय और स्थान के संदर्भ में
ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो भिन्नता है, जम्मू कश्मीर में अलग जलवायु है, जैसे भारत की ही देख लीजिए, भारत की अलग जलवायु है ना, यूरोपियन की अलग है, अमेरिका की। तो अब कहने का मतलब ये जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, भिन्नता आपको देखने को मिल रही है, ठीक, तो आपको इन सब को जानना चाहिए, ठीक। अब इन्हीं विभिन्नताओं को ही तो भूगोल क्या करता है, खोजने की क्षमता प्रदान करता है आपको, ठीक। अब देखिए, इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक यानी ग्लोब को समझने में, ठीक, धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है, ठीक। जब आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप ग्लोब को पढ़ेंगे ना, तो ग्लोब को समझने में ये सब चीज़ें सहायता देगा। कौन सहायता देगा कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो भिन्नता है, जब आप ग्लोब देखें तो ये सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे, ठीक। धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है ना। मतलब धरातल पर पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, ये सब जो चीज़ें आप देखेंगे ना, ठीक, तो इसको समझने में आपको हेल्प करेगा भूगोल, ठीक। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी, मतलब अब मॉडर्न समय में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक। जीआईएस आ गया है, ठीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक। संगणक मानचित्र कला यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको क्या करेगा, राष्ट्रीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। मतलब अब ये सब टेक्नोलॉजी से अगर आप भूगोल के बारे में सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र के विकास में होगा, ठीक। अब देखिए, अब भूगोल क्या है, ठीक, भूगोल आप किसे समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप जहाँ पर रहते हैं ना, पृथ्वी हमारा आवास है, ठीक, पृथ्वी पर आप रहते हैं, यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है, ठीक। जिस पर जहाँ आप रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु जो हैं, प्राणी हैं, वो सब भी पृथ्वी पर ही रह रहे हैं ना। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, मतलब जो पृथ्वी का सरफेस है, जैसे पृथ्वी अब जानते हैं कि गोल होती है, तो पृथ्वी का ये जो सरफेस है ना, ये पूरे तरीके से हर जगह समतल नहीं है ना, एक रूप नहीं है। क्या है, इसके भौतिक स्वरूप में बहुत भिन्नता है, जैसे पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं ना, घाटियाँ हैं, मैदान है, पठार है, समुद्र है, झील है, रेगिस्तान है, ठीक, वन है, उजाड़ क्षेत्र भी आपको मिलेंगे, मतलब रेगिस्तान, मरु क्षेत्र भी मिलेंगे, जहाँ यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व में भी भिन्नता आपको दिखेगी, ठीक है ना। ठीक, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्राम, नगर, सड़क, रेल, पत्तनों, बाजारों, मानव जीवन अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है ना। मतलब एक तो आपको प्राकृतिक चीज़ें दिखेंगी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सरफेस है, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ चीज़ें हैं, है ना, पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, ये सब चीज़ें हैं। और वहीं पर आपको क्या दिखेगा, मानव निर्मित आकृतियाँ भी दिखेंगी ना, सांस्कृतिक विकास दिखेगा, सामाजिक विकास दिखेगा, ठीक, जिसमें आप गांव दिखेगा, नगर दिखेगा, सड़क दिखेगा, रेल, पत्तन, बाजार, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ये सब जो भिन्नता है ना, उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है, ठीक। जो ऊपर डाइवर्सिटी के बारे में आपने देखा, उक्त भिन्नता में आपने क्या देखा, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षण के मध्य जो संबंध है उसको समझने में आपको भूगोल हेल्प करेगा। देखिए अब कैसे होता है ना, कि अगर वहाँ का भौतिक पर्यावरण किस टाइप का है, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा वहाँ का सांस्कृतिक लक्षण, ठीक है ना। जैसे अगर वहाँ का भौतिक लक्षण मान लीजिए कि मरुस्थल वाला है, ठीक, अगर मरुस्थल है, ऐसे समझ लीजिए कि अगर मरुस्थल वाला एरिया है, तो आप सोचिए वहाँ पर किस तरीके से सांस्कृतिक लक्षण डेवलप होंगे, ठीक। पहली बात तो ये कि यहाँ पर ऐसे कल्चर डेवलपमेंट होंगे जहाँ पर जल का उपयोग कम हो, यानी कम उपयोग करते हों, ठीक है ना। यही कारण है कि अरबियन कंट्री वगैरह में जल वगैरह चढ़ाने की परंपरा नहीं, ठीक है ना, वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही किया जाता है,
ठीक, बुर्का पहनने की आदत बनी महिलाओं की, है ना, पूरा शरीर ढकने की आदत बनी। ठीक, तो ये सब कल्चर क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ का भौतिक पर्यावरण ही इस तरीके से, इसीलिए ये चीज़ें डेवलप। ऐसे ही अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर भी इसी तरीके से अलग से सांस्कृतिक चीज़ें डेवलप होंगी, अलग कल्चर डेवलप होगा। ठीक, अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर अलग से सांस्कृतिक कल्चर डेवलप होगी। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए भौतिक पर्यावरण क्या है? भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है। अभी हमने बताया ना कि भौतिक पर्यावरण क्या करता है, एक स्टेज दे देता है आपको जहाँ, और उसी के हिसाब से वहाँ का सांस्कृतिक कल्चर डेवलप होता है, सांस्कृतिक दृश्य डेवलप होता है। ठीक, जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। ठीक, अब देखिए भूगोल क्या है, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था। ठीक, भूगोल क्या है का उत्तर देने में अब आप सक्षम हो गए ना। भूगोल क्या है भैया, कि पहले बात तो ये समझ लीजिए कि जो भूगोल है ना, भूगोल में अभी आपने देखा क्या क्या आप पढ़ रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भूगोल क्या भैया, अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है क्या भैया, कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक, एकदम सिंपल बात क्या है कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ना, एक ग्रीक विद्वान है ना, 776 से 194 ईसा पूर्व में इन्होंने, इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो शब्दों से बना है। कौन कौन से? एक तो जियो और दूसरा ग्रैफोस, यानी वर्णन करना, यानी जियो मतलब पृथ्वी, ठीक, और ग्रैफोस मतलब वर्णन करना होता, मतलब पृथ्वी क्या है, भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना से है। ठीक, देखिए दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बनेगा, पृथ्वी का वर्णन करना। किसको? जियो और ग्रैफोस को साथ में रखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। ठीक, मानव यहाँ पर रहता है पृथ्वी पर, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, ठीक, भूगोल को क्या कहा जा रहा है, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। ठीक, इसी तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक, आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं, ठीक, कि यथार्थता बहुत बहुआयामी होती है, मतलब रियलिटी क्या है, उसके मल्टी डायमेंशनल है। मतलब जैसे अभी आप ये कर रहे हैं ना कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है, अब ये बात सामने आ रही है आपको, लेकिन इसके कई पहलू हैं ना, कई डायमेंशन है इसके। क्या डायमेंशन है आप समझ लीजिए। पृथ्वी भी पहली बात जानिए बहुआयामी है। ठीक, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन है ना, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, है ना, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान, धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। ये सभी भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र में भिन्न है, लेकिन परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। सभी सब्जेक्ट जैसे होते हैं ना, एक दूसरे से कहीं न कहीं कोरिलेट होते हैं, ऐसे भूगोल भी सब्जेक्टों से कोरिलेट है। ठीक, भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। ठीक, तो भूगोल क्या करता है भैया, कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान है, उनसे तथ्यों को लेकर के उनका संश्लेषण करता है। ठीक, उनकी एनालिसिस करता है। ठीक, हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक, पृथ्वी पर आप खुद देख रहे हैं कि देखिए भौतिक पर्यावरण हर जगह बराबर नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, कहीं एकदम पूरा मरुस्थल है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, ग्लेशियर वाला क्षेत्र है। तो ये एक तो चीज़ हो गई। ठीक, दूसरी बात क्या हो गई कि जो ये हमारी पृथ्वी है, ये सांस्कृतिक वातावरण है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी, है ना।
कैसे दिखेगी भैया, कि ये समझ लीजिए कि भारत में ही अगर आप देखेंगे तो उत्तरी भारत का कुछ अलग ही कल्चरल डेवलप हुआ है, साउथ का कुछ अलग ही कल्चर है, मध्य भारत कुछ अलग ही कल्चर डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर दिखाई जाएगी, अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता भी पाई जाती है ना, ठीक। तो इसीलिए क्या करते हैं कि भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। मतलब भूगोल में क्या कर सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की जो भौतिक संरचना है, सांस्कृतिक वातावरण है ना, ठीक, उसका अध्ययन करना तार्किक लगता है, ठीक। तो अब देखिए, इस प्रकार भूगोल को उसी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं, ठीक। जैसे क्षेत्रीय संदर्भ में क्या भिन्न होते हैं, अब यहाँ पर ये बात करें ना, क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न क्या है। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे ना, तो अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ का कृषि पैटर्न अलग होगा, है ना। जैसे गेहूँ चावल उत्तर भारत में होता है, साउथ इंडिया में आप चले जाइए तो वहाँ पर बागवानी ज़्यादातर होता है, चाय और कॉफ़ी, चाय वगैरह असम वगैरह में पूर्वी भारत में होगा। वही चीज़ कारण अब क्षेत्रीय संदर्भ में ये चीज़ें अलग होती हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु अलग अलग हो सकती है ना, ठीक। वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है ना, वहाँ की भू आकृति कैसी है, ठीक, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। तो अलग अलग जो क्षेत्र है ना, ठीक, वहाँ की नदियों के बारे में, है ना, वहाँ के खनिज जो हैं, ठीक, वहाँ उद्योग किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि जो भूगोल है उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है भूगोल को जो क्षेत्रीय संदर्भ में अलग अलग है ना। वही चीज़ अभी मैं बता रहा था आपको। अब देखिए, भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, ठीक, उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग कल्चर डेवलप हुआ है, तो क्यों डेवलप हुआ है। जैसे अभी हमने देखा ना, यहाँ पे जी हमने आपको दिखाया कि जो क्षेत्रीय संदर्भ में देखेंगे कि कृषि का पैटर्न हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा ना। जैसे पूर्वी भारत में चला जाइए तो वहाँ पर झूम खेती करते हैं, तो वहाँ पर झूम खेती क्यों हो रही, उसका कारण हमें जानना होगा। तो कारण ऐसा क्या है भैया, कि पहली बात तो ये समझिए कि वहाँ की जो ज़मीन है ना वो ऊबड़ खाबड़ है, इस तरीके से पर्वतीय हिस्सा है, तो वहाँ पर हम समतल खेती कर कर के गेहूँ चावल वगैरह नहीं उगा सकते। वहाँ पर हमको कंटूर इस तरीके से खेती करनी होगी ना, इस तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर कि ताकि मिट्टी ज़्यादा न कटे, है ना, फसल भी अच्छे से हो पाए, ठीक से बागवानी फसल ही यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर खेतों में पानी तो टिकेगी नहीं, बरसात भले होगी लेकिन पानी उस तरीके से टिक नहीं पाएगा, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो वही बात यहाँ पर की जा रही भैया कि जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होने के बाद भी हम क्या करेंगे कि जो हमारा कारक है उन कारक के अध्ययन के साथ साथ कारण भी हम वहाँ पर देखेंगे। जैसे उदाहरण में देख लीजिए कि फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, यही हमने बताया ना जी आपको, ठीक। लेकिन यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में, जैसे मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, है ना, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है, ठीक। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात होती। अब देखिए आगे यहाँ पे ये यहाँ, ठीक, यहाँ देखिए भैया कि एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंध के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु क्या करते भैया, तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है, ठीक।
आगे देखिए, भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं हैं। ठीक है ना, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो मानवीय हो, दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य हैं जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मानव निर्मित जैसे सड़क, परिवहन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, भौगोलिक तत्व स्थैतिक नहीं है, क्या है, गत्यात्मक है। इन सब में परिवर्तन होता रहेगा। सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, और ये परिवर्तन होता रहेगा। ठीक, आज जैसे आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे आदिम समाज मानव था तो वो क्या करता था, जो जमीन पर बिखरे हुए अनाज, फल फूल होते थे, ठीक, जो जंगल में आसानी से मिल जाता था वही वो उपयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल मानव अपने टेक्नोलॉजी, अपने तकनीकी से बहुत सारी चीज़ें बदल रहा है। ठीक, भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। ठीक, मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है। मानव जो है प्रकृति का ही भाग है भैया। ठीक, वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। ठीक, प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। ठीक, इसकी छाप उसके वस्त्र पर, आवास पर, व्यवसाय पर आदि पर देखी जा सकती है ना। जैसे प्रकृति है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा वाला एरिया है तो वहाँ पर क्या होगा, मोटे कपड़े, ऊन वाले कपड़े, ये सब कपड़े वहाँ पर ज़्यादा बिकेंगे भी और ये वहाँ पर ज़्यादा लोग पहनेंगे। वहाँ का घर भी इसी तरीके से, आवास भी उन लोगों का बनेगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ के लोगों के घर जो होते हैं वो उस छत ढाल वाली हो जाती है ना। और जहाँ पर मरुस्थलीय या गर्मी ज़्यादा है वहाँ के लोगों की छतें मोटी हो जाती हैं। ठीक है, उसमें खिड़की वगैरह कम होगा। ये चीज़ें हैं। व्यवसाय आदि पर क्या देखी जाएगी, अब देखिए आगे कि मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन यानी एडॉप्शन, ठीक, अथवा अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। तो अब देखिए मानव क्या करता है ना, प्रकृति के साथ समझौता करता है। ठीक, एक पहली बात तो यह है कि एडॉप्टेशन कर लेता है, मतलब जैसी वहाँ की जलवायु उस हिसाब से ढलने की कोशिश भी करता है। और दूसरी बात क्या करता है कि जलवायु के अपोजिट में भी काम करता है ना, उसका मॉडिफाई भी कर लेता है। लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ना। टेक्नोलॉजी से कैसे भैया, देखिए जैसे अगर ठंड के दिन है ना, तो ठंड के दिन में आपने एसी लगा लिया। ठीक, सॉरी, गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों में आपने एसी लगा लिया, तो क्या होगा, अब आपको जलवायु के हिसाब से, जलवायु के अपोजिट अब आपको वहाँ पर ठंडी महसूस होगी, है ना। गर्मी में एसी लगवा के रख रहे हैं लोग। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है भैया, एक तो वहाँ एडॉप्टेशन भी हुआ है, दूसरा मॉडिफिकेशन भी हुआ है। ठीक, वो भी करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की, ठीक, अवस्था पार कर चुका है। ठीक, उसने टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। ठीक, अभी हमने बताया, भाई इतना कठिन शब्द इसमें भले लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से भारी भरकम शब्द हैं, बस मोटी मोटी बात बस इतना समझ लीजिए कि मानव क्या है ना कि अपने टेक्नोलॉजी से अपने वातावरण में, अपने परिवेश में परिवर्तन करने में सक्षम हो गया है। ठीक, कैसे, अभी हमने बताया कि जैसे गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में आपने लगा लिया एसी, है ना, या ठंड का दिन है तो ठंड का दिन में आप क्या करते, हीटर लगा लेते हैं, है ना, तो पूरा कमरा गर्म है, रूम हीटर का उपयोग करते हैं। मोटे कपड़े, खाल वाले कपड़े या ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें चेंजेस हो रही हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, देखिए तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। ठीक, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने एसी चला दिया और एसी को क्या कर लिया, और कम कर लिया उसका टेम्परेचर एकदम से, है ना। तो क्या किया कि आपने उसी तरीके से अनुकूल एडॉप्ट कर लिया आपने। ठीक,
वही बात यहाँ पर की जा रही है कि मतलब अगर पर्यावरण वहाँ का बहुत ज़्यादा कसा हुआ है, कसना का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वहाँ की जलवायु थोड़ी टफ है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उस हिसाब से आपने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस पर्यावरण का जो कठोर जलवायु है, पर्यावरण है, उसके हिसाब से आपने क्या किया, अपने आप को सक्षम बना लिया है तकनीकी की मदद से। ठीक, तकनीकी ने श्रम की कठोरता को भी कम कर दिया है। ठीक, श्रम क्षमता को बढ़ा दिया है, अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। ठीक, अब आजकल देख लीजिए जैसे रोड है ना, पहले लोग उसे हाथ से बनाते थे, बहुत टाइम लगता था, आजकल मशीनें आ गए, खटाखट खटाखट पूरा रोड बना दिया, एकदम जल्दी से 2 दिन 10 दिन के अंदर पूरी रोड बन के तैयार हो गई, है ना। वही चीज़ है, टेक्नोलॉजी है तो सांस्कृतिक कल्चर भी कितनी तेज़ी से चीज आदमी कर लेता है। ठीक, उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत ज़्यादा गतिशीलता बढ़ी है। ठीक है ना, वही सब चीज़ें हैं। आगे देखिए भैया, भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ठीक, अगर आप पढ़ना है तो इसे पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये चीज़ें हैं कि भैया आपने मिट्टी का सृजन किया है ना, ये चीज़ें हैं, आप इसे देख सकते हैं। कवि कैसे कह रहा है कि आपने मिट्टी का सृजन किया तो मैंने कप बना लिया। ठीक, आपने रात्रि का सृजन किया तो मैंने दीपक बना लिया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भाग, ये सब का सृजन किया है तो मैंने उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिए। बस यही है, फूल क्यारी बाग बगीचे बना लिए। ठीक, तो अब ये है कि मतलब ये कविता के माध्यम से चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक, अब देखिए, तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। ठीक, उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी है, प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे कि भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। ठीक, भूगोल क्या कर रहा है भैया, मानव का प्रकृति के बीच क्या संबंध है, प्रकृति का मानव के बीच क्या संबंध है, इन्हीं अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन ही क्या करता है, भूगोल है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल, पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से केंद्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। ठीक, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है, ये भी चीज। ठीक, अब देखिए, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कौन कौन से भैया, पहली बात तो कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप पहचानने से जुड़े होते हैं, है ना, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं, क्या, है ना, कहाँ। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। तो सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थिति को ध्यान में रखा गया है। ठीक, इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम मतलब अप्रोच बहुत प्रचलित रहा है। क्या अप्रोच प्रचलित रहा है कि कौन चीज़ कहाँ पर है, क्या है। ठीक, वही चीज़ें हैं। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। मतलब तीसरा प्रश्न क्या है, क्यों। ठीक, मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ कहीं पाई जा रही है तो वो क्या है और क्यों है। जब क्यों पूछा गया तब तो वहाँ पर उसे साइंटिफिक तरीके से बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ कहाँ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है, स्थानिक विशेषताओं और गुणों का विवेचन करता है। ठीक, यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। ठीक, यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। बहुत सिंपल बात है, आप समझ जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भैया भूगोल एक समाकलन, ठीक, विषय के रूप में, इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट के रूप में भूगोल क्या है। पहले समझिए कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक यानी सिंथेसिस विषय है, ठीक, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, ठीक, इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है, ठीक, उसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक यानी होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व के एक वैश्विक ग्राम का, ठीक, प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों, बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया, है ना, वही चीज़ें हैं, एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक और सामाजिक प्रचलन या जैसे पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना, ठीक। भूगोल यथार्थता से जुड़े प्रश्नों, यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है, ठीक। रेखा चित्र आगे दिया होगा, देखेंगे अभी आगे चल करके। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वास्तव विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। आगे देखिए, भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उसे समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके, ठीक। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सफलतापूर्वक समझा जा सकता है, ठीक। जैसे समझिए कि भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, ठीक। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना, ठीक है ना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया, ठीक। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा, ठीक। जैसे ब्रिटेन को देख लीजिए, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ पर बहुत कम ही ऐसा हुआ कि कोई आक्रमण किया हो। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है, ठीक। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकारियों एवं प्रवचनों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं, ठीक। मतलब भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में महान हिमालय है जिसे पार करना बहुत कठिन है, लेकिन उसमें जो दर्रे हैं ना, उसमें जो दर्रे हैं उन दर्रों से मध्य एशिया से आक्रमणकारी घुस घुस के आते रहे हैं, ठीक। समुद्री किनारे दक्षिण पूर्वी एशिया, है ना, यूरोप, अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशिया और अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता दी है। वही चीज़ें हैं क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिल गई, रास्ता मिल गया, ठीक। भौगोलिक तथ्यों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृतिक, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। ठीक, अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण अ स्थान ब स्थान से इतना किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान ब स्थान से 2 घंटा दूर है, यदि हवाई जहाज़ से यात्रा की जाए तो। ठीक, वही चीज़ है, मतलब प्रकृति के साथ कैसा कोरिलेशन हुआ है। या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए तो। ठीक, इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। ठीक, कृपया 3 आयामों का उल्लेख कीजिए। आगे देखते हैं अभी रेखा चित्र ना में आप देखिए विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। कौन सा चित्रित करता है अभी देखते हैं इसके बारे में। यहाँ अच्छा देख ही लेते हैं। ये देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भूगोल एक विषय के रूप में है। ठीक, भूगोल का क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ से देख लीजिए। देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान ठीक का संबंध मानव भूगोल से है। ठीक, पर्यावरण भूगोल एक होता है ना, वो पर्यावरण विज्ञान से संबंध रखता है। सांस्कृतिक भूगोल है, ठीक, मानव शास्त्र से उसका संबंध है। यहाँ देखिए भौगोलिक चिंतन है ना, यानी ज्योग्राफिकल थॉट, ये दर्शन शास्त्र से संबंध रखता है। ठीक, सामाजिक भूगोल समाज शास्त्र से संबंध रखता है। ठीक, ऐतिहासिक भूगोल में आप देखेंगे वो इतिहास का से संबंध रखता है। ठीक, राजनैतिक भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र से संबंध रख रहा है। जनसंख्या भूगोल है तो जनांकीय से संबंध रखता है। ठीक, आर्थिक भूगोल है, अर्थशास्त्र से संबंध रखता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए अब देखिए भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि है तो ये आर्थिक सांख्यिकी से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब देखिए गणितीय एवं सांख्यिकी, गणित एवं सांख्यिकी भूगोल हो जाता है। भूविज्ञान का भू आकृतिक विज्ञान से संबंध है ना। वही देखिए जैसे मौसम विज्ञान है तो जलवायु विज्ञान भी होता है। ठीक, जल विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है। मृदा विज्ञान मृदा भूगोल है, देख रहे हैं। वनस्पति विज्ञान है, पादप भूगोल है। ठीक, यहाँ देख लीजिए प्राणी विज्ञान है, प्राणी भूगोल है। पारिस्थितिकी विज्ञान मानव भूगोल है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि सभी ज़्यादातर सामाजिक विषय जो हैं सभी का संबंध कहीं न कहीं भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से है। ठीक, आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए भूगोल की शाखाओं के बारे ये भूगोल की शाखाएं। ठीक, अभी चित्र 1.1 का आपने देखा है। ठीक, इसमें यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण ठीक इंटरडिसिप्लिनरी सब विषय है भैया। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों यानी अप्रोच के अनुसार किया जाता है। ठीक, जितने भी विषय हैं किसी न कोई उसका अप्रोच होता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं, याद रखिएगा। भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम, 2 अप्रोच हैं भूगोल के। पहला है भैया क्या, विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध, और दूसरा है प्रादेशिक यानी रीजनल। तो विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। ठीक, जिसमें आप पर्वत, पठार, नदियाँ, झील और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जलवायु के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी होगा, प्रादेशिक मतलब किसी एक क्षेत्र के वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का सांस्कृतिक तथ्य, वहाँ का जलवायु, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का पढ़ते हैं। तो यह उपागम क्या होता है भैया, कौन, विषय वस्तु यानी क्रमबद्ध जो भूगोल है ना, यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, याद रखिएगा अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, ठीक, जो 1859 द्वारा प्रवर्तित किया गया। ठीक, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास किसने किया है, समझिए हमबोल्ट ने किया, याद रखिएगा। मोटी मोटी बात है, बस इतना समझ लीजिए। जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने 1769 से 1859 तक, ठीक, हमबोल्ट ने दिया था क्या, क्रमबद्ध भूगोल को। और प्रादेशिक भूगोल का विकास किया किसने किया है, हमबोल्ट के ही समकालीन रहे हैं, कौन से, जर्मन के कार्ल रिटर। ठीक,
ये चीज़ याद रखिएगा। तो मोटी मोटी बात क्या है कि क्रमबद्ध जो भूगोल है उसका विकास अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने किया था, और जो प्रादेशिक भूगोल है इसका विकास कार्ल रिटल ने किया था, ये याद रखिएगा। और दोनों जर्मन के भूगोलवेत्ता रहे, ये चीज़ याद रखिएगा। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, ठीक। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है, ठीक। उदाहरणार्थ यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन करेगा, फिर उसके बाद उसका प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे क्या करेगा कि भैया विषुवतीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया। अभी इसके बारे में हमने बताया ही, ठीक। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट है ना, यानी नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की ओर करते हुए किया जाता है, ठीक। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद यानी द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, ठीक, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है ना। तो भैया उसे सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ, ठीक। तो इस तरीके से आपने इस चित्र को भी अभी देख ही लिया आपने, है ना। तो भैया ये क्या हो गया, आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भूगोल की शाखाएं, ठीक। तो भूगोल की शाखाओं में एक विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर पहले देख लीजिए। जब जैसे परंपरागत रूप से आप भूगोल को देखते आए हैं तो उसके हिसाब से देखिए, तो पहले तो होता है कि भौतिक भूगोल, जिसमें क्या होता है भैया, भू आकृति विज्ञान या भू आकृतियों, उनके क्रम विकास संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक। और भी देख लीजिए आगे, ठीक से देख लेते हैं। उसके बाद देखिए इसी में आपको दूसरा दिखे जलवायु विज्ञान, जिसमें वायुमंडल है ना, उसका संरचना, मौसम, जलवायु है ना, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा होता है जल विज्ञान, जिसमें जल विज्ञान में आप क्या कहें, धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय सम्मिलित हैं, उनका अध्ययन आप यहाँ पर करते हैं, ठीक। और ये देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा चौथे नंबर पर मृदा भूगोल, ठीक, जिसमें मिट्टी के निर्माण और उन सब के बारे में, मिट्टियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका, एक बार इसे भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए एक साथ देख लेते हैं। तो भैया जो भूगोल है, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा एक, यहाँ पर देखिए भौतिक भूगोल दिख जाएगा, है ना। अभी जो आपने देखा कि क्या दिखेगा, भौतिक भूगोल दिखेगा, ठीक। दर्शन शास्त्र यहाँ पे सिद्धांत इसका दिखेगा, विधि एवं तकनीकी दिखेगी, मानव भूगोल दिखेगा, ठीक। तो भौतिक विज्ञान में अभी आपने देख ही लिया, भौतिक विज्ञान में आप क्या क्या पढ़े हैं, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद में अगर ये दर्शन सिद्धांत वाला है तो इसमें भौगोलिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, मानव पारिस्थितिकी, भू एवं मानव पारस्पर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विधि एवं तकनीकी में आप मानचित्र कला पढ़ेंगे ना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि देखेंगे, मात्रात्मक तकनीकी के बारे में देखेंगे, भू सूचना के बारे में देखेंगे, जिसमें GIS, GPS, LIS, इन सब के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आप इसमें देखते हैं, ठीक। और अगर मानव भूगोल है तो मानव भूगोल में आप क्या देखेंगे, उसका सामाजिक सांस्कृतिक देखेंगे, ठीक, ऐतिहासिक भूगोल देखेंगे, जनसंख्या एवं बस्ती के बारे में देखेंगे, आर्थिक भूगोल के बारे में देखेंगे, राजनीतिक भूगोल के बारे में देखेंगे, है ना। जनसंख्या बस्ती में आप ग्रामीण और नगरीय भी देखेंगे, ठीक। आर्थिक भूगोल में है तो उसमें आप कृषि, औद्योगिक, पर्यटन,
व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना, सेवाएं, इन सब के बारे में आप देखेंगे। ठीक उसी तरीके से देखेंगे अंतरापृष्ठीय जीव भूगोल आपको दिखेगा, तो इसमें आप देखेंगे पादप भूगोल के, प्राणी भूगोल के बारे में, पर्यावरण भूगोल के बारे में, पारिस्थितिकी भूगोल के बारे में, मतलब ये सब भूगोल की शाखाएं हैं। इसमें अभी आप चीज़ें इस तरीके से देख सकते हैं। मानव भूगोल के बारे में अभी हमने दिखाई दिया, ग्राफ में ये सब चीज़ें हैं, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं कौन से भूगोल में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं है, बस एक बार ऐसे ही मोटे मोटे डायमेंशन में पढ़ लेंगे। ठीक, जैसे मानव भूगोल में आपने देख लिया किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, इसका क्या डायमेंशन। जनसंख्या अधिवास भूगोल में आपने देख लिया है ना, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल होते हैं, इसमें भैया घनत्व पढ़ेंगे, लिंग अनुपात पढ़ेंगे। ठीक, वही सब चीज़ें हैं। आर्थिक भूगोल में आपका पढ़ेंगे। ऐतिहासिक भूगोल है तो उसका किस तरीके से आप अध्ययन करेंगे। ठीक, राजनीतिक भूगोल में अपना पड़ोसियों के विन्यास, उनका ठीक निर्वाचन क्षेत्र, इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक, अब देखिए यही सब चीज़ें ना जो जीव भूगोल है, इसी सब का ना आप इम्प्लीमेंटेशन लगभग करते हैं प्रादेशिक भूगोल में ना। प्रादेशिक भूगोल में आप क्या कहते हैं, बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ग्रामीण इलाका, नियोजन, शहर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रादेशिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। रीजनल जो होता है उसके बारे में ये सब चीज़ें आप देखते हैं। ठीक, ये लगभग ख़त्म ही हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब देखिए भूगोल की शाखाओं में आप प्रादेशिक उपागम में आप देख लीजिए, प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन में आप देखेंगे स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन देखेंगे। प्रादेशिक विकास के बारे में देखें, प्रादेशिक विश्लेषण के बारे में देखें। ठीक, प्रादेशिक योजना में देश या ग्रामीण योजना, शहरी योजना, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक, GPS, भौगोलिक सेंसर, वो सब चीज़ें हैं जो आप देखेंगे इसमें। ठीक, तो बस ऐसे देख लीजिए, एक कुछ ऐसे फैक्ट हैं यहाँ पर, एक दो फैक्ट ऐसे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूगोल क्या है, सीधी सीधी बात भैया, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कौन बोल रहा है, रिचर्ड हार्टशोर बोल रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना, ये बोल रहे हैं। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में या कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, अल्फ्रेड हैटनर ये बोल रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, आगे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं नहीं। ठीक, वही ऊपर की भूगोल के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार के से कौन सा अध्ययन करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे क्या कहते हैं क्लास में, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। एक दो प्रश्न है, जैसे अब यहाँ पर देखिए दिया ही हुआ है कि भैया निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का टर्म दिया, तो ये तो इरेटोस्थेनीज थे, पता ही होता है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कह सकते हैं, तो मैदान यहाँ पर भौतिक लक्षण है, और क्या हो सकता है। ठीक, तो अब यही है, बहुत ज़्यादा खास बात नहीं थी इस पूरे चैप्टर में, बस ये है कि मेरा मानना था कि हाँ आपको जानना चाहिए कि भूगोल आप अध्ययन करने का क्या क्या अप्रोच है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए सबसे नमस्कार।